मदर की सास हैं या उनकी मदर हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अब तुम ज़्यादा खाओ। प्रेगनेंसी में भी किसी को 2 लोगों के लिए नहीं खाना खाना है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि लेडी जो है प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा मोटी हो गई है। मिनिमम कितना वजन गेन करना ही चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मदर के वेट के अकॉर्डिंग ही उसका मिनिमम वेट गेन भी डिसाइड होगा। तो ऐसा कोई क्लियर कट वो नहीं है कि माँ ने खाया तो बच्चे को नेसेसरीली प्रॉब्लम होगी। हाइड्रेशन, माँ के होंठ सूखे नहीं होने चाहिए। एंजाइटी को कम रखना है। माँ को अगर गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन, बर्गर ये सब खाने का मन करे तो कब से अलाउ है? आप ऐसी जगह से खा रहे हैं जहाँ पे साफ सफाई मेंटेन है। न्यूट्रिशन जो है 2 तरीके का होता है, एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। एक तस्वीर की कल्पना कीजिए, घर में एक बच्चे का आगमन होता है, यानी किसी परिवार में एक बच्चे की डिलीवरी होती है। उसके बाद पता है तस्वीर क्या होती है? जो मदर है, उसकी मदर, उसकी सास, महिला का पति, सब पूरे खानदान को फ़ोन लगाते हैं और ये बताते हैं बेटा हुआ है, बेटी हुई है, इतने बजे हुआ है, उतने बजे हुआ है, नॉर्मल हुआ है, सब ठीक है, कितने बजे हुआ है, सब हेल्दी है, नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन इधर शिफ्ट हो जाती है। अब आप सोचिए, इधर एक मदर भी है जिसने अभी अभी एक डिलीवरी की है, जो खुद परेशान है। सब उसे भूल जाते हैं, पिक्चर में फोकस में आ जाता है बच्चा। तो आज हम बात करेंगे उस माँ की जिसे डिलीवरी के बाद ऐसा लगता है कि उसकी केयर थोड़ी कम हो रही है और अब उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर नेहा गुप्ता हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नेहा, जो पिक्चर मैंने अभी दिखाई कि एक इधर डिलीवरी हुई और उधर फ़ोन कॉल्स शुरू हो गए, कितनी सच है? आप हॉस्पिटल में देखती हैं ये पिक्चर? मैंने अपने लगभग 20-25 साल के करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे मदर्स देखी हैं, और ये जो भी अभी आपने बताया है, जो जिक्र किया है, ये सिचुएशन है, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत आम है। एंड साथ ही साथ मेरे खुद के भी 2 बच्चे हैं, तो मैं खुद भी इस पोस्टपार्टम के दौर से गुजरी हूँ। और इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती हैं हमारी सोसाइटी में। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ इंटेंशनली करी जा रही हो, और मदर को हो सकता है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी हो उस टाइम पे, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें ज़्यादा महसूस हो रही है। नेचुरल खुशी है कि बच्चा आया है, उसे सेलिब्रेट करना तो है। ये सब बड़ा कॉमन है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ कभी-कभी गाइडेंस या टिप्स चाहिए होते हैं, जो शायद अभी हम डिस्कस करेंगे। जी। क्या ये प्रेगनेंसी के दौरान हम देखते हैं बहुत ख्याल रखा जाता है वुड बी मदर का कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका क्या खाने का मन कर रहा है, उसकी दवाएं टाइम से हों। क्या डिलीवरी के बाद भी उस महिला को उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है या उससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है? देखिए, प्रेगनेंसी और डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस टाइम पे क्योंकि जो मदर बच्चा पैदा करने वाली है उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें इंश्योर करना है कि हम जो खाना पीना खा रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा अच्छी हो, कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि माँ ही वो सोर्स है जिससे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन जाएगा। तो अगर माँ स्वस्थ होगी, तो अगर हम समझें कि जैसे एक पेड़ जो स्वस्थ है उसके फल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे ही अगर माँ को कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उस टाइम पे उसको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन डी की, आयरन की, कैल्शियम की, और भी कोई उसकी कोई स्पेसिफिक थायराइड के हार्मोन या और भी जो हार्मोन्स जो हम या शुगर की मात्रा ज़्यादा नहीं है, ये सारे टेस्ट हम करते हैं रूटीन प्रेगनेंसी में। वो सारी चीज़ों के ध्यान, और उसके प्री प्रेगनेंसी जब वो कंसीव करी है तब उसका क्या वजन है, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आपको इस प्रेगनेंसी में कितना वजन गेन करना है। एक एवरेज लेडी को हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको 10, 11, 12 किलो वेट गेन करना है मैक्सिमम। जो लेडी थोड़े से मतलब हम जिनको कहते हैं ओबीस हैं, जिनका वेट ज्यादा है, उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने वेट को 7 किलो 8 किलो में रिस्ट्रिक्ट करिए। उससे ज्यादा पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीने में ऐसा खाएं, माइंडफुली खाएं कि आपका वजन उससे ज्यादा ना बढ़े। जो लेडी हमारी कमजोर है, जो वजन के जो बॉडी मास इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं उसमें अंडरवेट आती है, उसमें हम कहते हैं कि आप 15-16 किलो तक वेट गेन कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर से आपको गाइडेंस मिलती है। मान लीजिए आपको ये जानकारी नहीं थी या आपके फूड के कुछ क्रेविंग्स रहे और आपने वजन जैसे भी गेन किया, तो उस टाइम पे तो यस, ध्यान रखा जा रहा है कि नारियल पानी पिलाया जा रहा है, कीवी खिलाया जा रहा है, जो हम काफी आजकल देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि जो फल महंगा है वही अच्छा है, जरूरी नहीं है कि जो रोज नारियल पानी पीने की एक्चुअल जरूरत है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं, आपको पसंद है, आपको सूट कर रहा है तो इट्स फाइन, बट इट इज नॉट एसेंशियल। हम सिंपल फूड्स खा के, जो घर के हमारे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, जो सीजनल फल सब्जियां हैं, जो हमारे ताजे हैं, उनसे भी हम अगर अच्छे हेल्दी प्रैक्टिसेस से कुकिंग करें तो हम अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। हम मानते हैं कि आमतौर पे कैलोरी इनटेक जो एक लेडी का, एवरेज वेट वाली लेडी का है, जिसकी बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा भाग दौड़ मशक्कत नहीं करनी है जिसको, उसकी 2000 से 2200 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें अपने खाने पीने से मिल जाती है। 2000 से 2200 कैलोरी किसी स्वस्थ महिला की भी रिक्वायरमेंट है, आई थिंक। फिर उसको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत, मतलब ओवर ईटिंग की जरूरत नहीं होती। प्रेगनेंसी में हम थोड़ा सा कैलोरी इनटेक एडिशनल कहते हैं, विच इज जस्ट लाइक एक थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए। लैक्टेशन, जब दूध पिलाने की बात आती है तो हम कहते हैं कि आप इसमें 350-400 किलो कैलोरी और ऐड कर लो, जिसका मतलब ये नहीं है कि आपको, या प्रेगनेंसी में भी किसी को 2 लोगों के लिए नहीं खाना खाना है। आपको डिलीवरी के बाद भी ऐसा नहीं है कि अब आपको दूध पिलाना है तो आप बहुत ज्यादा खाना खाएंगे, जैसे काफी जगह होता है। लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। आयरन रिच डाइट तब भी खानी है। डिलीवरी में सबके थोड़ा रक्तस्राव होगा, ब्लीडिंग होगी, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना एक नेचुरल प्रोसेस है बर्थिंग का। लेकिन हमारे प्रेगनेंसी का जो न्यूट्रिशन है उसमें पर्पस ये है, और जो आयरन फॉलिक एसिड डॉक्टर एडवाइस करते हैं, कैल्शियम की गोलियां एडवाइस करते हैं, स्पेशली तीसरे महीने, जो हमारे लास्ट 3 महीने है, उसमें बच्चा मदर से सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन गेन करेगा, आयरन गेन करेगा, कैल्शियम गेन करेगा, बच्चे की हड्डियां बनेंगी फर्स्ट 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स। तो लास्ट ट्राइमेस्टर जो है उसमें न्यूट्रिशन में अगर एनीमिया रह रहा है तो उसको करेक्ट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डीवर्मिंग की अगर जरूरत है, डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो आप पहली चीज की एंटीनेटल केयर अच्छे से होनी चाहिए, रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। आपके न्यूट्रिशन स्पेसिफिक कोई डॉक्टर के आप टच में रहेंगे तो वो बताएगा कि आपको इस चीज की जरूरत है। बाकी अगर हम एक रोजमर्रा के या घर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो न्यूट्रिशन डिलीवरी के बाद भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन हाँ, हर वक्त, हर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद समझदारी से खाना ज्यादा सेंसिबल है। अगर हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, काफी बार हम देखते हैं कि लेडी जो है प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा मोटी हो गई है। इतनी तो वो डिलीवरी तक नहीं उसने वेट गेन किया, डिलीवरी के बाद सडनली उसने 10 किलो वेट गेन कर लिया, 5 किलो वेट गेन कर लिया। डिलीवरी के बाद भी कुछ लोग गेन कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को सौंठ के लड्डू मिलते हैं, लोगों को खूब सारी मिठाइयाँ या घी की पंजीरी या कहीं कुछ ट्रेडिशंस में लोग काफी, तो उसमें भूख तो लगती है। जब जो माँ दूध पिलाती है, दूध पिलाना बहुत अच्छा है मदर के लिए, नेचर ने हर चीज बहुत ही परफेक्ट बनाई है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो लेडी को बहुत सारे बीमारियों से बचाती है, बच्चे को भी बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जो मदर ब्रेस्ट फीड करती है वो, उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है, वो अपना वेट लूज कर पाती है। जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है थाइस के अराउंड, ब्रेस्ट के अराउंड पेट, वो सारा उसका पर्पस ये है कि वो फैट स्टोर्स हैं, जब माँ दूध पिलाएगी तो वो सारा यूज होगा। तो जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगी या ब्रेस्ट फीड किसी कारणवश नहीं करा पा रही है, वो सारा जो वेट लॉस का माध्यम था वो हमारा बंद हो गया। ठीक है। दूसरी चीज की एट दैट टाइम मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की बॉन्डिंग मदर के साथ रहती है। एक बार इनिशियल स्ट्रगल हो सकते हैं किसी लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग में, कभी कभी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन अगर एक बार तीसरे चौथे दिन जब से अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट आ जाता है, अगर वो लेडी ब्रेस्ट फीड करा पा रही है तो ये बहुत इजी हो जाता है, आपका काम आसान हो जाता है, आपको कोई बॉटल नहीं धोने पड़ते हैं। टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, इसको लेकर भी अलग अलग थॉट्स हैं। 2 साल तक, 2.5 साल तक भी को कराया जा सकता है। 6 मंथ्स तक मैंडेटरी हम मानते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। जो कोई ऊपर से पानी, शहद, किसी भी तरीके की चीज हम मना करते हैं। हम लोगों के हॉस्पिटल में हम प्रेफर करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो उसको लैच किया जाए। जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें प्लेसेंटा अटैच्ड ही होता है, कॉर्ड भी लगे हुए होते हैं, तब भी मदर को के ब्रेस्ट पे बच्चे को लैच करने की प्रैक्टिस हमारे यहाँ है, जिसको हम एनकरेज करते हैं, या फिर एज सून एज पॉसिबल अगर मदर स्टेबल है तब हम कराने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें इसी एनकरेज करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस को। जिस घर में दादी नानी होती हैं, मदर की सास हैं या उनकी मदर हैं, वो अक्सर ये कहती हैं कि अब तुम ज़्यादा खाओ क्योंकि तुम्हें ब्रेस्ट फीड कराना है और तुम्हें 2 लोगों का न्यूट्रिशन पूरा करना है। तो ये सही है? सोच में हम नहीं सही मानेंगे, क्योंकि 2 लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, खाने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी के बाद भी 300-400
कैलोरी ही एडिशनल चाहिए। अच्छा न्यूट्रिशन खाना है, उसमें आप फैट इंक्लूड कर सकते हैं। आपके अगर कोई डायबिटीज नहीं थी प्रेगनेंसी में तो आपको डाइट में मीठा कट डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मदर्स जो आजकल काफी कॉमनली हम देखते हैं डायबिटिक हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है, उनको हो सकता है हम डिलीवरी के बाद बहुत मीठा खाना इनकरेज ना करें, क्योंकि उनकी चाहे डिलीवरी नॉर्मल हुई हो चाहे उनकी सिजेरियन हुई हो, उनके स्टिचेस हील होने हैं, चाहे वो नीचे के टांके हैं एपिजियोटमी के या फिर उनके ऑपरेशन के जो टांके हैं उनके घाव भरने के लिए, हीलिंग के लिए शुगर नॉर्मल लेवल में रहना जरूरी होता है बॉडी में। डायबिटीज में या शुगर जब हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उससे हीलिंग इफेक्ट होती है। पर्पस ऑफ लैक्टेशन पोस्टपार्टम केयर हमेशा ये होता है कि जो 6 हफ्ते डिलीवरी के बाद का समय है उसमें माँ की बॉडी अपने प्री डिलीवरी स्टेट में चले जाए। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चेदानी जो काफ़ी बड़ी हो जाती है डिलीवरी के बाद, जैसे कि एक डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जिसके भी बाद नाभि के स्तर तक आ जाता है बच्चेदानी का साइज, तो 2 हफ्ते के अंदर तक वो पेल्विस यानी कि हमारे जो हड्डी का ढांचा है उसके अंदर चला जाए एंड ज्यादातर 6 हफ्ते के बाद यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में चला जाता है। तो जो मदर्स की रिकवरी अच्छी होती है डिलीवरी के बाद, उसमें जहाँ पे खून की कमी नहीं है, जहाँ उनको कोई इन्फेक्शंस नहीं है, जहाँ उन्होंने दूध पिलाना शुरू किया है, उनकी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे ज़्यादातर मदर्स 6 हफ्ते तक उनका यूट्रस नॉर्मल साइज में आ जाता है। एंड इसीलिए जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस शायद बने हैं कि मदर को 6 हफ्ते तक थोड़ा सा अलग रखा जाए, द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट अगर हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो शायद उसके पीछे यही संदर्भ रहा होगा कि मदर को उस वक्त एक्स्ट्रा केयर चाहिए। हाँ, उसको पर्पस इज नॉट कि वो किचन में काम नहीं कर सकते, वो शुद्ध नहीं है, पर पर्पस ये है कि उसको एडिक्वेट आराम मिले। तो हम अगर उसको पॉजिटिव ट्रेंड में सोचें तो शायद उसके पीछे ये बड़े बूढ़ों ने सोचा होगा, जो भी साइंटिफिक उसके पीछे रीजन सोचा होगा कि ऐसा ना हो कि उसको थकी हुई है, परेशान है, रात को सोई नहीं है, बच्चे को दूध पिलाया, उसकी केयर करिए, फिर भी वो एग्जॉस्टेड मदर किचन में सबका खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है। सो दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। पोस्ट डिलीवरी रेस्ट चाहिए होता है क्योंकि मदर काफी बार एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं। ओके, आपने वजन एड्रेस किया कि 12-13 किलो तो ठीक है। एक एवरेज महिला जिसका वजन नॉर्मल है उसने प्रेगनेंसी के दौरान 12 से 13 किलो वजन अगर गेन किया तो वो कितने समय में नॉर्मल हो जाएगा? एक चीज। दूसरी चीज, मिनिमम कितना वजन गेन करना ही चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए मैम, अगर हम बात करें कि नॉर्मल कब तक हो जाना चाहिए, हर लेडी को माना जाता है कि 1 साल डिलीवरी के बाद 1 साल हो जाए जब, तब उसको अपने प्री प्रेगनेंसी वेट तक चला जाना चाहिए। प्री प्रेगनेंसी वेट मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैं जब प्रेग्नेंट हुई मैं 60 किलो की हूँ और मैंने 12 किलो वेट किया तो मैं 72 केजीज की हो गई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो 72 केजीज से मुझे वापस अगले 1 साल में वापस 60 किलो तो पहुंच जाना है। अब मान लीजिए मैं 60 किलो ऑलरेडी ओवरवेट थी, मेरे को 50 होना चाहिए अपनी हाइट के हिसाब से, तो वो धीरे धीरे मैं कम करने के लिए एडिशनल बाद में कर सकती हूँ। हम ऐसा नहीं एनकरेज करते किसी भी लेडी को, मान लीजिए कोई 100 किलो की लेडी भी आती है तो हम प्रेगनेंसी में कभी भी डाइटिंग नहीं कहते किसी को। अच्छा, चाहे 100 केजीज है, आप ओवरवेट है, फिर भी हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप वेट लूज अभी करिए अग्रेसिवली। प्रेगनेंसी का नेचुरल फिनोमेना ऐसा है जिसमें कुछ वेट गेन होना चाहिए। जो बच्चे का वेट गेन है, जो लिकर एमनिया, जो पानी है जिसमें बच्चा रहेगा, पानी की थैली है, उसकी वजह से जो वेट गेन है, जो प्लेसेंटा का वेट गेन है, वो स्वाभाविक वेट गेन ऑफ प्रेगनेंसी, वो हमारा होना चाहिए। कुछ वेट गेन एंड न्यूट्रिशन जो जरूरी है बच्चे तक खाना पहुंचाने के लिए, वो भी जरूरी है, तो उससे हम कट डाउन नहीं कर सकते हैं। मिनिमम कितना? मिनिमम एटलीस्ट 7-8 केजीज होना चाहिए वेट गेन, जो हम किसी ओबीस लेडी को भी कहेंगे, लेकिन हाँ उससे कम डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। एंड मदर के वेट के अकॉर्डिंग ही उसका मिनिमम वेट गेन भी डिसाइड होगा। तो डिलीवरी के बाद जैसे आपने कहा, अगर कोई महिला थोड़ी सी ओवरवेट वैसे भी थी और वो चाहती है कि अब वो डाइट करे और वजन घटाए, तो कौन सा टाइम सही है? देखिए, लैक्टेशन जब बच्चा टोटली मदर पे डिपेंडेंट है तब मदर की यूं समझ लीजिए एक जिम्मेदारी ही है, क्योंकि बच्चा सिर्फ माँ के दूध से ही न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, तो वो अपने खाने पीने में वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व करे जिससे वो स्वस्थ रहे एंड लैक्टेशन में इफेक्ट नहीं आए। तो हम मानते हैं कि एंड डिलीवरी के बाद भी
डिपेंडिंग ऑन आपका डिलीवरी के टाइम पे कितना ब्लड लॉस हुआ, आपका हीमोग्लोबिन डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज के टाइम पे कितना था, उसके अकॉर्डिंग ही ये भी डिसाइड होगा कि आपको आयरन की कितनी रिक्वायरमेंट है डिलीवरी के बाद, आपको कितना आयरन लेने की जरूरत है। आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम लोग रेकमेंड करते हैं जो डॉक्टर ने आपको हो सकता है डिलीवरी से पहले भी खिलाए हों, वो हम कंटिन्यू करें आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो, जब तक माँ दूध पिलाए। अच्छा। ऐसे मोटा मोटी अगर हम कहें तो जब तक माँ दूध पिलाएगी तब तक हम कहेंगे कि आप प्लीज उसको कंटिन्यू करिए। हाँ, कॉन्स्टिपेशन आयरन की खाने से हो जाता है, कैल्शियम से भी कुछ हमारे खाने पीने और हमारे जो बावल मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं पेट साफ होने की प्रक्रिया, उसमें कभी कभी ऑल्ट्रेशन आते हैं जी। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको अगर आयरन से कोई पेट में दर्द होता है, जलन होती है, तो हाँ इमिडिएटली डिलीवरी के बाद ना करके, जब आपको लगे कि अब आपका मान लीजिए सिजेरियन से डिलीवरी हुई है, पहले ही चीरा लगा है, पेन है, दवाइयाँ कुछ चल रही हैं, घाव सुखाने की, एंटीबायोटिक या जो भी चीज़ चल रही हैं, आप जब नॉर्मल फील करें 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, तब से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपको लगे कि हाँ आपका सिस्टम सही बैठ गया है, अब आपको कोई ओवरवेलमिंग प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बहुत समय तक नहीं आयरन कैल्शियम लेंगे और हमारी डाइट उतनी अच्छी नहीं है जिसमें इतना आयरन क्वांटिटी वाइज जा रहा है, तो हो सकता है हाँ हम अनीमिक हो जाएं। अब अनीमिक होने से हमारी एक्सरसाइज टॉलरेंस, हमारी काम करने की क्षमता, हमारी स्ट्रेस झेलने की क्षमता वो कम हो जाती है और थकावट रहती है। तो जिस फेज ऑफ लाइफ में हमें सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत है, उसमें अगर हम अनीमिक हो जाएंगे तो हम अपने काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे एंड हम परेशान रहेंगे। तो इसलिए अनीमिया करेक्ट होना जरूरी है। अगर उसकी जरूरत है दवाई की तो जरूर उसके साथ, और अगर नहीं जरूरत है तो उसके बिना भी। खाने में हरे साग सब्जी इंक्लूड करना हम एनकरेज करते हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना हम एनकरेज करते हैं, सीजनल फल खाना एनकरेज करते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें काफ़ी आयरन की मात्रा है, या ऐसी सब्जियां हैं हम अपने स्वाद अनुसार उनको इंक्लूड कर सकें, अपने सामर्थ्य अनुसार उसको इंक्लूड कर सकें अपनी डाइट में, तो ये हमेशा अच्छा होता है। डेट्स खाने, अगर आपको कोई फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काले चने, भुने चने, तो कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। फैट्स भी, अच्छे फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं। तो ये जो पंजीरी और जो मेवे और इनके लड्डू, इनके पीछे भी कॉन्सेप्ट यही है कि फैट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ DHA। जो DHA जिसमें हम मानते हैं कि DHA या फैट या देसी घी में जो फैट है, इससे ब्रेन के नेटवर्क्स अच्छे बनते हैं। तो माना जाता है माँ के दूध से जब ये न्यूट्रिशन बच्चे में जाएगा तो बच्चे और दिमाग से शार्प होगा। तो इसके पीछे भी काफी रिसर्च चलती है, तो इसलिए इन चीजों को एक नेचुरल प्रोसेस में भी इंक्लूड किया जा सकता है। गॉड फॉरबिड अगर आपको लैक्टेशन दूध नहीं आ पाया, बच्चा नर्सरी में रहा, या आपको समझ नहीं आया, या आपने उसको आप नहीं दूध पिला पाए, तो कुछ मदर्स को तो उसमें भी बहुत डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कोशिश करते रहिए, जितना दूध आ रहा है, पेट लगता है बच्चे का नहीं भर रहा, तो भी आप प्रयास करिए। लैक्टेशन में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। और आप, आई एम क्वाइट श्योर कि आप उसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। लैक्टेशन नर्सेज होते हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, सारी चीजें अपने। फिर सवाल वही है कि फिर उसको डाइटिंग कब से करनी चाहिए? डाइटिंग मैम हम रेकमेंड नहीं करेंगे इमीडिएटली। जब तक दूध पिला रही है तब तक डाइटिंग नहीं करेंगे, लेकिन माइंडफुल ईटिंग जरूर करेंगे। माइंडफुल ईटिंग को कहा जाएगा समझदारी से खाना। अब हम प्रोटीन कितना, देखिए खाने में हमेशा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या क्या है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं जो हम बचपन से क्लास में पढ़ते हैं, है ना। और मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं जो एडिशनल न्यूट्रिशन से हमें पता चले। एक फाइबर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, एंड वाटर एक न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो बॉडी बिल्डिंग का सोर्स है। तो बच्चे को भी आप लैक्टेट करा रहे हो, बच्चे को बॉडी बिल्डिंग भी चाहिए, तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन से हम वेट गेन नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलेगी। बहुत ज्यादा फैट लेंगे और हम ऑलरेडी हमारे पास फैट है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें अपने न्यूट्रिशन को रिस्ट्रिक्टेड रखना है। अननेसेसरी कैलोरीज नहीं खाने। अननेसेसरी कैलोरी कहाँ से आएगी? चीनी से। तो मीठे को हम मॉडरेशन में रखेंगे अगर तो हम ऑटोमेटिकली वेट गेन नहीं करेंगे। प्रोटीन से हम जनरली वेट गेन नहीं करेंगे, लेकिन प्रोटीन भी डाइजेस्ट होना चाहिए
तो उतनी मात्रा में खाएंगे जितने में हमें आराम से हजम हो रहा है, हम्म, पानी भी लेंगे हम्म, और फाइबर को एक्स्ट्रा जरूर इंक्लूड करेंगे। तो जी। फाइबर हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलेगा, फ्रूट्स। हम्म, तो व्हेन वी टॉक अबाउट मीठा, तो फ्रूट लेने में एडवांटेज है। एंड बेसिकली हम अपने अच्छा, आपने भुने चने की बात की और आयरन रिच डाइट की बात की। अक्सर ऐसे चनों के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ कॉन्स्टिपेशन का भी एसोसिएशन रहता है और ये भी माना जाता है कि माँ जो खा रही है उससे बच्चे का जो पेट है वो भी अफेक्ट हो रहा है। इसमें कितना लिंक है? और अगर वो बहुत आयरन या प्रोटीन खाती है और उसको कॉन्स्टिपेशन होती है तो क्या उससे बच्चे को प्रॉब्लम होगी? ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैलिड क्वेश्चन पूछा। ये काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है। तो इसमें ना क्या है कि ऐसा कुछ हद तक माना जाता है कि माँ ने बहुत बादी खाना खाया, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में चने खाए या फिर राजमा खाया, तो देते ही उससे नहीं है, गैस शुरू हो में तो जाएगी। देते ही हाँ, नहीं है। तो उससे गैस हो जाएगी और बच्चे को भी गैस हो जाएगी। तो सबके सिस्टम बॉडी के अलग अलग हैं। हर मदर के, आप देखिए कि अगर 10 लोग बैठे होंगे, 10 लोगों का हाजमा अलग होता है। तो कुछ हद तक आपको अपनी बॉडी को समझना है। आपकी बॉडी में आपका फूड सेंसिटिविटी कैसी है, आपको कोई स्पेसिफिक खाने से क्या कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता यानी है। अगर आपको पहले राजमा खाने से गैस बनती थी तो अब भी बन सकती है। बन सकती है। एंड मैं और हमेशा नहीं ये, बनती थी तो नहीं बनी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि माँ को भी न्यूट्रिशन चाहिए एंड माँ को क्या पसंद है नापसंद है ये बहुत मायने रखता है। माँ अगर खुश रहेगी तो अपने बच्चे की ज्यादा बेटर केयर कर पाएगी। अगर माँ बहुत अपसेट रहेगी, दुखी रहेगी, उसको सिर्फ हम उबला हुआ घिया तोरी देते रहेंगे और कहेंगे यही दाल ही खानी है, तुम्हें बस ये तोरी ही खानी है और लौकी तोरी ही मिलेगी, तो मदर तो पहले ही इतनी थक गई है, डिलीवरी हुई है, दर्द हो रहा है, टांकों में दर्द हो रहा है, परेशान है, और वो एक खाने का जो एक नॉर्मल खाने का सुख है हम उससे वो भी छीन लेंगे। तो कभी कभी मदर बहुत वल्नरेबल हो जाती है। तो मेरा तो हमेशा यही एक मदर्स को और उनकी सासू माँ है या उनके जो भी केयर टेकर्स हैं डिलीवरी के बाद, उनको यही एक एडवाइस होता है कि जो भी हेल्दी डाइट है, जो भी न्यूट्रिशियस डाइट है, आप वो उसमें जो भी इंक्लूड होता है, चाहे दाल, छोले, राजमा, सब्जी, सब कुछ इंक्लूड करो। लेट हर हैव इट। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज से गैस बनती है, तो हमारे नेचुरल खाने में कुछ जो हम न्यूट्रिशन में मतलब कुछ खाना बनाने में डालते हैं ना, हींग डालते हैं, अजवाइन लेते हैं, जीरे का तड़का लगाते हैं, इन चीजों से भी डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो इंक्लूड कर सकते हो तो यू कैन इंक्लूड दैट एंड उससे भी आपके पाचन में फर्क पड़ेगा। तो शी मे बी एबल टू डाइजेस्ट दैट बेटर। एंड अगर उसको पसंद है तो उसको अलाउ हर टू ईट बिकॉज इट रियली डजंट हार्म। माँ को गैस बनी तो बच्चे का पेट खराब होगा क्या? नॉट नेसेसरीली मैम, ऐसा कोई उसमें क्लियर एविडेंस नहीं है कि बच्चे का होगा, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बच्चों का भी अपना ना इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, और ये चीज हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट नहीं है, बचपन से ही हमारी वो सेटिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की जीआई ट्रैक में। तो कुछ बच्चे 2 दिन पे ही मोशन करते हैं, कुछ 3 दिन पे करते हैं। ऐसे माना जाता है कि बच्चे के भी अपनी नेचुरल रिदम भी है ऑफ पासिंग मोशन एंड एवरीथिंग। तो ऐसा कोई क्लियर कट वो नहीं है कि माँ ने खाया तो बच्चे को नेसेसरीली प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप एक ऑब्जर्वेंट मदर हो सकती हैं, आप देखो, आपको अगर खाने से लगता है बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो आप वो स्पेसिफिक फूड अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आपको भी अच्छा लग रहा है वो खाने में, तो यू कैन इजिली इंक्लूड। बट साइंटिफिकली स्पीकिंग ये लिंक है क्या कि 1 महीने मैम ऐसा कोई इंक्लूड ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब भी हम कभी एक्स्ट्रा प्रोटीन लेंगे और डाइजेस्ट नहीं होगा तो फ्लैटुलेंस हो सकता है। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेंगे हम, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ जो हम चावल से, चीनी से और जो मीठी चीजों से जो हम बहुत ज्यादा एक्सेस जब भी लेंगे तो बॉडी में जब उसका डाइजेस्टिव फॉर्म बनेगा तो जो गैस बनने का ज्यादा होगा, तो उससे इफेक्ट आ सकता है मदर को। एंड बच्चे में जाएगा नहीं जाएगा वो उसका कोई वो नहीं है कि बच्चे को मदर की वजह से ही हो रहा है, बच्चे को अपनी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बच्चे जब भी दूध पीते हैं तो वो कुछ दूध के साथ एयर भी सक कर लेते हैं। तो काफी बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं, मदर से लैक्टेट कर रहे हैं या बॉटल फेड होते हैं स्पेशली, उनमें वो एयर भी सक कर लेते हैं। तो वो जब एयर सक कर लेते हैं तो भी उनको गैस की दिक्कत होने लगती है। तो समवेयर आप लैच सही तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीजें भी आपको देखने जरूरी है। एंड
जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम मदर के फूड को रिस्ट्रिक्ट करें। जी। एंड अगर एक पर्सनल नोट पे मैं बताऊं, मैंने अपने दोनों डिलीवरी के बाद सब कुछ खाया है। मेरे मदर इन लॉ ने कभी मुझे कोई फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं बोला। डॉक्टर को कैसे कोई रोक सकता है? नहीं, मैंने उसमें कोई जिद नहीं करी। मैं एक आम नारी की तरह से पोस्ट डिलीवरी थी, बट मेरे को मुझे उन्होंने कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। बट एक उन्होंने जो एक चीज बोली थी कि हींग की डिब्बी मेरे पास रखा दी थी कि जब तुम कुछ भी खाओगे ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद, जो सबके लिए बन रहा था वही मुझे मिल रहा था। एंड ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस डाइट बनती है घर में। तो वो एक चुटकी हींग कह रही थी कि इसके बाद तुम एक चुटकी हींग फाँक लो, और वो मैं कर रही थी। एंड मुझे उससे लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं भी कभी कोई पेशेंट होता है तो मैं काफी बार ये टिप दे देती हूँ कि अगर आप देख लो, अगर इफ इट सूट्स यू सो डू दैट। एक और चीज, जीरा वाटर वगैरह जैसी चीजें होती हैं कुछ हर्बल, जो काफी बार जो काफी इफेक्टिव होती हैं, जो हम लोगों के ट्रेडिशंस में भी चली आ रही हैं। जीरे का पानी दिया जाता मदर को, जीरा पानी, अजवाइन पानी, सौंफ पानी, इस तरह की चीजों का कॉन्सेप्ट है। ये अगेन अगर आप इनको देखें, ये सारी चीजें ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो क्योंकि मदर जो है एसेंशियली बैठी रहती है, दूध पिलाती रहती है, क्योंकि बच्चा हर थोड़ी देर पे दूध पी रहा है, फिर बच्चे ने सुसु कर देना है, फिर बच्चे ने पॉटी कर देना है। तो मदर उस बच्चे में इतनी बिजी है कि वो बहुत ज्यादा, जब बच्चा बहुत छोटा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग ज्यादा है, क्योंकि वो कम ही वॉल्यूम फीड ले रहा है। तो काफी बार मदर कॉन्स्टिपेटेड भी हो जाती है। पानी अगर ढंग से ना पिए तो इन्फेक्शंस यूरिन के भी हम काफी बार डिलीवरी के बाद देखते हैं। तो हम हमेशा एनकरेज करते हैं मदर ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जरूरी नहीं है, आप सीजन के हिसाब से पानी पी सकते हैं। बहुत गर्मी में बहुत गर्म पानी पीना, कभी कभी लोगों को बोला जाता है कि गर्म ही पानी पीना है ऐसे। तो आप मौसम के अकॉर्डिंग एज पर योर कंफर्ट आप वो सारी चीजें ले सकते हो। इसमें दीज आर नॉट एसेंशियल प्रैक्टिसेस। लोग हर देश में पैदा करते हैं बच्चे, ठंडे देशों में भी पैदा करते हैं बच्चे, गर्म देशों में पैदा करते हैं बच्चे। और हम हॉस्पिटल में जब बच्चे को रखते हैं तो हम एसी में ही रखते हैं, माँ को कमरे में, बच्चे को भी रखते हैं। तो कंफर्ट मदर का, बच्चे का, जिसमें वो आराम से सो पाए, आराम से जग पाए, अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, ये हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस को हम फॉलो करें। जी। माँ को अगर गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन, बर्गर ये सब खाने का मन करे तो कब से अलाउड है? डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी के बाद गोलगप्पे, चाउमीन वगैरह सब कुछ अलाउड हो सकता है, ऐसा कुछ भी मना नहीं है। देखिए, हम कोई भी खाना जो कभी कभी खा रहे हैं उससे हमें कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं आने वाला बॉडी पे। अब शौक की बात है, आपका मन कर रहा है, आपका मूड ऑफ है, आपको एक दो गोलगप्पे खा के अगर खुशी मिल जाएगी तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, प्रोवाइडेड आप ऐसी जगह से खा रहे हैं जहाँ पे साफ सफाई मेंटेन है। गोलगप्पे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर पानी भरा जाता है, उसकी हैंडलिंग वैसे काफी बार लोग ग्लव्स पहन के करते हैं, लेकिन वो ग्लव्स भी डाउटफुल होते हैं कि कितने साफ हैं। तो आप अगर स्ट्रीट फूड खा रहे हैं तो उसमें डिपेंडिंग ऑन कि पानी कितना अच्छे से बनाया गया है, सफाई से बनाया गया है, आप इन्फेक्शन ना आपको नहीं होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें इन्फेक्शन नहीं एक्वायर करें, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ तो मान लीजिए आपको दस्त लग गए, आपको उल्टियां लग गई, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आप परेशान हो जाओगे, आपको टाइफॉइड ही हो गया मान लीजिए, तो उसकी तो एंटीबायोटिक्स चलेंगी। आपको टाइफॉइड हुआ तो उसकी अगर ऐसी एंटीबायोटिक्स चली हो, मान लीजिए आपको रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो गया तो उसकी ऐसी दवाइयां चलेंगी जो हो सकता है आपके माँ के दूध से बच्चे में भी जाए, तो फिर ब्रेस्ट फीड भी रोकनी पड़ेगी, तो ब्रेस्ट फीड में भी इफेक्ट आए, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो मना कुछ नहीं है, लेकिन आप घर में बना के अगर खा सकते हैं, साफ सफाई से खा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सब कुछ अलाउड है। इतना डरा दिया अपने आपने कि हॉस्पिटलाइज तक पहुंचा दिया, अभी नहीं खाएंगे मदर्स तो। लेकिन आप अगर ऐसी जगह से खा सकते हैं जहां आपको 100% पता है कि ये घर जैसा ही है अच्छा, तो फिर अब मेरे हिसाब से आपको मना नहीं है। लेकिन हाँ, इन चीजों का कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम इंडल्ज नहीं करें आप। वैसे भी चाउमीन, बर्गर, गोलगप्पे जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। हाँ। जो मदर्स अल्कोहल लेती हैं उनका अक्सर ये सवाल होता है कि हम कब से, हमें एक ड्रिंक से हम शुरू कर सकते हैं, कब से अलाउड है? देखिए, ऐसा है कि अल्कोहल ना, लेटेस्ट रिसर्च यही बताती है कि किसी भी अमाउंट में अल्कोहल अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं यही कहूंगी कि अल्कोहल का सेवन ना करें।
वो पहले से कर रही हैं पर वो पहले से कर रहे हैं। अब ये हमारे शौक की बात है, हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम सडनली अपनी आदत तो नहीं बदल देते, ठीक है। लेकिन आप अल्कोहल को कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हम एनकरेज नहीं करेंगे किसी को कि आप अल्कोहल लें या आप स्मोकिंग करें। एज पर अगर हम CDC के गाइडलाइंस के हिसाब से जाएं तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन मे बी अलाउड 1, बट मैं अगर आप मेरे हिसाब से बोले तो मेरे तरफ से तो हमेशा एक स्ट्रिक्ट नो होता है टू अल्कोहल ड्यूरिंग लैक्टेशन। हाँ, आपका बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है आपका किसी भी वजह से, तो यस यू कैन ऑलवेज। एंड अल्कोहल में भी आप अलग अलग बेवरेजेस में अलग अलग, मतलब जो आप क्या ले रहे हैं उसमें अलग अलग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू चेक। तो बेस्ट तो ये है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी एक बार डिस्कस कर लें, वो भी ना ही करेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग है तब तक तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे अल्कोहल बहुत ही वे ऑफ लाइफ में आता है, तो वहाँ पे CDC अलाउ कर देता है। बट मेरे अपना मानना यही है कि हम ना करें तो बेटर है, एंड दिस में बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी इस आदत से छुटकारा पा पाए। तो डॉक्टर नेहा, अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट हैं तो आप जवाब है ना, आप अल्कोहल नहीं ले सकते, आप बाद में भी नहीं लें, वो तो यही सलाह देंगी आपको, बाकी चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है। डॉक्टर नेहा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो मदर्स पहले से भी लेती रही हैं, जब वो प्री प्रेगनेंसी के दौर की अगर बात करें, लैक्टेशन के दौरान क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? मल्टीविटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें लोग लेते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के फॉर्म में, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, हमेशा ये कहूँगी कि आप अपने स्पेसिफिक डॉक्टर से ज़रूर, जिससे भी आप जिनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं उनको ज़रूर दिखा लें कि आप क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं। कभी भी बॉडी में जैसे न्यूट्रिशन जो है 2 तरीके का होता है, एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन भी कभी अच्छा नहीं होता किसी के लिए। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब जैसे विटामिन डी है, अब विटामिन डी आजकल काफ़ी कॉमनली सबको पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। मान लीजिए हमें खाने में दाल पसंद नहीं है और हम वेजिटेरियन हैं, तो हम प्रोटीन कैसे पाएंगे? तो या हमारे घर छोले राजमा बनाना मेहनत लगती है तो कोई बना नहीं रहा, और दाल हमें पसंद ही नहीं है, और अंडा नॉनवेज हम खाते नहीं है। तो हाँ, अगर आप किसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में प्रोटीन की मात्रा अपनी पूरी कर पा रहे हैं तो इट इज़ नॉट बैड। लेकिन हाँ, अगर आप नेचुरल फॉर्म में जितना न्यूट्रिशन उत्तम या एक्सीलेंट वही माना जाता है जो हम नेचुरल फॉर्म में अपने खाने के थ्रू पाए। एडिशनल न्यूट्रिशन की ज़रूरत जैसे B12 है, विटामिन डी है, कुछ चीज़ें वेजिटेरियन डाइट में डेफिशिएंट होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि काफ़ी बार सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे हमने कहीं इंटरनेट पे सर्फ किया, हमने देखा किसी ने कहा ये खाइए, डिलीवरी के बाद इससे वेट लूज कर लेंगे आप, जल्दी पतले हो जाएंगे और आपको इसमें न्यूट्रिशन का भी फायदा। देखिए, ऐसे आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ किसी ने डाली है तो गलती होगी, लेकिन हमेशा कोई भी चीज़ आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसका लेबल ज़रूर पढ़िए। खाने की भी कोई चीज़ आप ले रहे हैं उसका लेबल ज़रूर पढ़िए। एक जागरूक ग्राहक की तरह से बनिए। यू शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग, शुड नो उसके क्या, उसको भी, और अगर आप इतने savvy हैं तो आप उसको रिसर्च भी कर सकते हैं। आप पढ़िए कि वो चीज़ क्या है, क्या वो उसी मॉलिक्यूल का दूसरा नाम तो नहीं जो आप किसी और जगह से ले लें। मतलब अननेसेसरी लेने की जरूरत नहीं है। एंड उसमें कभी कोई हार्ड मेटल्स, आयुर्वेदिक हर्बल चीज़ों में, स्पेशली हर्बल, आई विल नॉट से आयुर्वेदिक, बट हर्बल सप्लीमेंट्स में कभी कभी लोग ऐसे एडिटिव्स डाल देते हैं जिसमें इवन जो प्रेजर्वेटिव्स या एडिटिव्स हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, हार्ड मेटल्स हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें जानकारी लेके ही खाना पीना चाहिए। बहुत सारी नई मदर्स एक्सरसाइज को बहुत समय तक टालती हैं कि अभी तो हम डिलीवरी हुई है, अभी तो बच्चा छोटा है, कब से एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए? तो देखिए, रूटीन एक्टिविटी तो मदर की हॉस्पिटल से छुट्टी होते ही अपना चलना फिरना, नहाना धोना सब लेडी खुद ही कर पाती है, ठीक। तो उसको हम एनकरेज भी करते हैं। क्यों करते हैं एनकरेज? क्योंकि नेचर ने ये मैकेनिज्म बनाया है कि डिलीवरी के बाद किसी भी लेडी में ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो ड्यूरिंग डिलीवरी, इसके लिए ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं नेचर में। तो पोस्टपार्टम, लेकिन किसी किसी की टेंडेंसी होती है कि ये ब्लड अधिक क्लॉट होता है, तो ऐसे लोगों में नसों में खून जम जाने का एक रिस्क रहता है। तो हम बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट तो जनरली इनकरेज ही नहीं करते किसी को। तो और हाइड्रेशन, वॉकिंग अराउंड इज ऑलवेज इनकरेज। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज चाहे वो कितनी भी कम हो, उससे हमारा मूड अच्छा होता है। तो कब ये से कर सकती हैं? देखिए,
कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज है, वो तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तभी आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि पेशाब के रास्ते को रोकने की पेल्विक फ्लोर, जो हम कीगल एक्सरसाइज जिसको हम कॉमनली कहते हैं, उस पेल्विक डायफ्राम के एक्सरसाइज हम एनकरेज करते हैं। वो तो आप डिलीवरी के बाद से कुछ घंटे बाद से भी करना शुरू कर सकते हैं। बाकी वॉक एक बहुत अच्छी कंप्लीट एक्सरसाइज होती है, वो भी हम एनकरेज करते हैं। 6 वीक्स बाद से हम ज्यादातर चीजें आपको एनकरेज करते हैं। कुछ डिलीवरी के टाइम पे डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सर्जरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, कुछ आपके बैक के एक्सरसाइजेस, कुछ पोस्चर्स, कुछ योगा, इस तरह की कुछ चीजें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये हमेशा आपको डिस्चार्ज के टाइम पे आपके डॉक्टर बता के समझा के भेजते हैं, जिनको हम पोस्टमार्टम एक्सरसाइजेस कहते हैं। वो आप इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी से हम एनकरेज करते हैं आप करें। हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं जिन सिजेरियन जिन लेडीज का हुआ है उनकी, क्योंकि पेट को काट के डिलीवरी करी गई है, तो उसमें एक जो पेट को सपोर्ट करती है, जो हमारी एब्डोमिनल वॉल को सपोर्ट करती है, एक रेक्टस शीथ होती है जो सारा भार लेती है। हमारे यूँ समझ लीजिए कि एब्डोमेन के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उनको अंदर ही अंदर रखते हैं और बाहर नहीं गिरने देती, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी, क्योंकि हमने काट के डिलीवरी करी है, तो उसकी स्ट्रेंथ आने के लिए हमें वेट करना होता है। इसलिए हम एक्टिव एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, ऐसे एक्सरसाइजेस जिससे हमारे पेट के अंदर प्रेशर, जिसको हम एब्डोमिनल्स कहते हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं काफी बार अप टिल इवन 6 months पोस्ट डिलीवरी, कि हम बहुत ओवर एक्सरसाइज ना करें। लेकिन वॉक विच इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, जो ब्रिस्क वॉक है, उससे हम हमेशा अपना फायदा करते हैं। वो हम डिलीवरी के बाद जैसे जैसे हमें कंफर्टेबल फील होता है हमें उसको करना चाहिए। डिलीवरी के बाद स्पेशली जो लेडीज जिनकी शुगर्स थोड़े से हायर साइड पे हो, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बाद थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट घर के अंदर ही एक स्ट्रेच में टहल लें, तो भी उनके जो शुगर जो बढ़ते हैं डिलीवरी, मतलब जो खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद, वो भी कंट्रोल में रहते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, और बहुत सारे हमारे बॉडी में रिकवरी की फीलिंग बेटर है। जो फीमेल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, जिम जाती हैं या वेट लिफ्टिंग करती हैं, वो कब से शुरू कर सकती हैं? वेट लिफ्टिंग डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना वेट उठा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर 1 किलो की बॉटल या 2 kgs का एक डंबल उठाना है, वो तो हम बैठे बैठे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो हम हाथ के साथ एक्सरसाइज वो हम बैठ के भी कर सकते हैं, उसमें हमारे पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा। लेकिन जो लोग काफ़ी ज़्यादा वेट उठाते हैं, मतलब अच्छी वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उसमें बेटर होता है कि हम एटलीस्ट 6 months पोस्ट डिलीवरी से ही एनकरेज करें, क्योंकि हड्डियाँ फॉर्मेशन, अगर स्पेशली आई विल से कि जिनके सिजेरियन डिलीवरी हुई है, उनमें हर्निया फॉर्मेशन का रिस्क रहता है। हर्निया वैसे तो इतने अच्छे से डॉक्टर क्लोजर करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके रेक्टस शीथ की, हमारी महिलाओं में जो स्पेशली पतली दुबली हैं ज़्यादा, और कभी कभी जो थोड़ा ओवरवेट भी हैं, उनकी कभी कभी डिपेंडिंग ऑन कि आपके पहले की एक्टिविटी कैसी थी, आपके रेक्टस शीथ अच्छी स्ट्रेंथ की हो सकती है और वीक भी हो सकती है। जिनकी वीक होगी उनको हर्निया फॉर्मेशन का रिस्क अधिक रहेगा, जिनकी वीक नहीं होगी उनको नहीं रहेगा। तो आप बाकी सारे स्पोर्ट्स, सारी चीज़ों में एनकरेज करते हैं हम कि आप रूटीन सारी चीज़ें कर सकते हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, अदरवाइज यू कैन 6 weeks पोस्ट डिलीवरी यू कैन इंडल्ज इनटू एवरीथिंग। बट हाँ, जो एक्सेसिव वेट लिफ्ट करना है, जिससे आपको पेट के मसल्स का सपोर्ट लेना है, उनको आप अभी रुक के करें थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर होगा। यू कैन ऑलवेज चूज टू डू अदर एक्सरसाइजेज इवन इन द जिम। आप ट्रेडमिल करिए, आप साइकिलिंग करिए, आप बाकी सारी चीज़ें करिए, बट हाँ, बहुत ज़्यादा वेट उठाना आप थोड़ा और दिन बाद से शुरू करें। क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, जीरा है, सौंफ है, मेथी दाना है, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे हमारा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, राइट। एंड काफ़ी सारे ये जो मिल्क बढ़ाने के पाउडर्स होते हैं, इनमें भी इस तरह के सप्लीमेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है। दालें हैं, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, इनसे भी मिल्क प्रोडक्शन या दूध पीने से, इन सब गैलेक्टोगॉग्स कहा जाता है नॉर्मली, हम इनको अपने मेडिकल लैंग्वेज में, दूध प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। बट इससे भी सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव, खाने से भी ज्यादा इफेक्टिव है, वो होता है बच्चे को ब्रेस्ट पे बार बार लगाना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो काफी बार हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक चैलेंज बन गया है आजकल काफी बार लोगों के लिए। तो एक तो
लोगों को मदर जो है डिलीवरी के बाद कितनी एक्टिव है, कितना पेन परसीव कर रही है। कभी कभी वो बहुत ज्यादा रिसर्च कर लेती है तो वो डर जाती है। कभी कभी आपके किसी दोस्त की डिलीवरी हुई और उसने वो दूध नहीं पिला पाई तो आपके मन में वो नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं। तो वो सारी चीजों से अलग रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिवली सोचना चाहिए अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। कोई भी मदर तुरंत डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क इतना सफिशिएंट नहीं आता कि आपको लगे कि हाँ आप दूध पिला पा रहे हो। आप हमेशा समझिए कि कोई भी नई कला सीखने के लिए आपको समय लगता है और आपका परसिवरेंस लगता है, मेहनत लगती है। इसी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग में भी माँ को मेहनत लगानी होती है। बच्चा भी सीख रहा है, माँ भी सीख रही है। माँ जो पहली बार मदर बनी है उसके लिए एक पहला एक्सपीरियंस है ब्रेस्ट फीडिंग का। जो बच्चा है वो तो अभी न्यू बॉर्न है, उसे कुछ भी नहीं पता है। तो मदर को लोग असिस्ट कराएंगे, असिस्ट करने वाले लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करनी है। क्या कॉमनली क्या देखा जाता है, अरे बच्चे का पेट नहीं भरा, अरे इसको तो दूध ही नहीं हो रहा है, अरे इसका पेट नहीं भर रहा है, बच्चा रो रहा है, दूध कम आए। पहले तो इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है जो फर्स्ट डे, तो उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ये कॉमन नॉलेज नहीं होती है कि एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क इज वेरी लेस इनिशियली। दूध भी धीरे धीरे आना शुरू होता है। जो इनिशियल दूध है जिसको हम कोलोस्ट्रम, जो गाढ़ा पीला दूध है जिसको हम एनकरेज करते हैं, वो बच्चे के लिए लिटरली वैक्सीन जितना इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा पिलाना है, जितना भी आ रहा है, जिस भी मात्रा में। जो सही तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग का, जैसे कि जो निपल और एरियोला जो काला भाग है उसमें कहाँ पे बच्चे कितना पोर्शन माँ के ब्रेस्ट का, जो छाती का कितना बच्चे के मुंह के अंदर जाना चाहिए, वो ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं कभी कभी मदर को। उसमें घर वालों की, हस्बैंड की, सबकी बहुत सहायता की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा जरूरत होती है एनकरेजमेंट की, कि यू विल डू इट, यू कैन डू इट, है ना। तो ये चीज मैं हमेशा समझती हूँ कि मन के हारने से हार ही है और मन के जीतने से जीत है। तो लगे रहेंगे तो हमेशा। ब्रेस्ट फीडिंग इज में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर जो सब कर सकते हो आप भी कर पाओगे, है ना। दूसरी चीज की हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। काफी बार डिलीवरी के बाद दूध नहीं, मतलब पानी नहीं पी रही है लेडी, या मिल नहीं रहा है, या समझदारी नहीं है, हमेशा से आदत कम पीने की रही। ब्रेस्ट मिल्क इज मेजरली पानी है। जो दूध कोई भी है उसमें मेजर क्वांटिटी वाटर है। हाइड्रेशन, माँ के होंठ सूखे नहीं होने चाहिए, वेट होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, सपल होने चाहिए। आप यूरिन अच्छे से पास कर रहे हो, आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, आपको पॉजिटिव स्पिरिट में रहना है। जो ब्रेस्ट मिल्क के सेक्रेशन को, दूध को कम करती है, वो फीलिंग है पेन की, वो फीलिंग है जिसके लिए डॉक्टर से आप बताएंगे तो दवाई दे सकते हैं। पेन किलर लेने से, हाँ अच्छा, पेन किलर जो डॉक्टर ने एडवाइस करी, पेन किलर से किडनी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं कि सबकी 2 पेन किलर खाने से किडनी खराब हो जाएगी। अगर कोई आपका रीनल डिजीज नहीं है तो ऐसे आपको डॉक्टर और आपके डॉक्टर भी आपको गाइड सही करेंगे। तो दर्द हो रहा है तो दवाई खा के दर्द को कंफर्टेबल कर लेना और खुद कंफर्टेबल रहना ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज की आपको अपने एंजाइटी को कम रखना है। एंजाइटी से भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होता है। लैचिंग, बार बार दूध के लिए लगाना छाती पे बच्चे को, उससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। ये सारे रिस्पॉन्स हैं जो नेचर में है, जिसको हम मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, या लैचिंग से ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिससे यूट्रस भी छोटा होता है और साथ में दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये सारे ज्यादा इफेक्टिव तरीके हैं, बजाय कि सिर्फ हम सोचें कि हम खाने पीने से बढ़ाएंगे। एंड खाने पीने से फायदा होता है, उसको हेल्दी जरूर खाएं और सारी चीजें इंक्लूड करें, बट इन चीजों का भी ध्यान रखें। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप भी खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। थोड़ा अपने बड़े बुजुर्गों की सुनिए और बाकी डॉक्टर्स की सलाह से डिलीवरी के बाद के वक्त को एंजॉय करते हुए बिताइए। 6 महीने से 6 हफ्ते के दौरान बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ, वेट गेन, वेट लूज, सब के लिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा। ये टिप्स हमें उम्मीद है नई मदर्स के बहुत काम आएंगी। थैंक यू।